हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे ट्रांसफार्मर के सेकंड चैप्टर के। आज है ट्रांसफार्मर की सेकंड क्लास। तो इसमें हम बात करेंगे पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे, ये हमारा है कंजर्वेटर टैंक और ये है हमारा मेन टैंक, और इसके अंदर डूबी होती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। इसमें आयल भरा होता है, इसी के अंदर वाइंडिंग को डुबा दिया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेटर टैंक में तेल कहाँ तक भरते हैं। तो कंजर्वेटर में जो टैंक तेल भरा होता है वो टैंक का हमेशा आधा भरा होता है। अब आधा क्यों भरा होता है? क्योंकि जब यहाँ पे बिजली दी जाती है, इसको सप्लाई जब हम देते हैं तो इसका जो आयल है वो हीट होता है। तो ये हीट होकर ये प्रेशर के साथ इन नलिकाओं के द्वारा यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आने पे ये प्रेशर से जाएगा। अगर यहाँ पे हम आधा इसको ना रखें, अगर ये पूरा अगर हो तो अगर ये प्रेशर यहाँ से जाएगा, ये पूरा कंजर्वेटर टैंक हमारा फट जाएगा। इसलिए इसको आधा रखा जाता है ताकि अगर प्रेशर से आए भी तो प्रेशर यहाँ तक ही ख़त्म हो जाए। और दूसरा बात कि इसको आधा क्यों रखते हैं? मान लिया अगर यहाँ पे ना रखा जाए, सिर्फ इसी में ही इतना रख दें, तो इसको आधा इसलिए भरते हैं जब कभी भी अगर इसका तेल कम पड़ जाए तो यहाँ से फिर यहाँ पे तेल को दे देते हैं। ठीक, ये हमारे दो वाल्व होते हैं। ये हमारा होता है, एक होता है इनलेट, ये होता है आउटलेट। यानी कि यहाँ से हम तेल भरते हैं और जब तेल हमारा खराब हो जाता है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं पहला पार्ट, कंजर्वेटर। अब कंजर्वेटर की बात करते हैं तो कंजर्वेटर टैंक का इसका आकार कैसा है? आकार जो होगा ड्रम की आकृति का, आकार जो होगा ड्रम की आकृति का, ये ड्रम की आकृति के अनुसार है। ठीक, इसको हमने क्या होता है, इसको कभी भी पूरा नहीं भरा जाता है, इसको हमेशा आधा ही भर के रखते हैं। ठीक, अब सारी चीज़ें बता दी। ठीक, उसी अनुसार अगर आपको लिखना है तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, अगर समझना है तो आप समझ भी सकते हैं। ठीक, अब इसमें दूसरा क्या है, यहाँ पे एक कंजर्वेटर है, इसके साथ में लगा होता है एक हमारा ब्रीदर। ये है हमारा ब्रीदर। अब इसका क्या काम होता है? ब्रीदर का काम होता है कंजर्वेटर में सांस को देना। जैसे इंसान कोई सांस लेता है तो वो नाक से लेता है, और जो ट्रांसफार्मर होता है वो कंजर्वेटर की सहायता से सांस को लेता है। अब यहाँ पे जो है इसमें भरा क्या होता है, ब्रीदर के अंदर जो भरा होता है वो होती है सिलिका जेल। सिलिका जेल। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सिलिका जेल का कलर कैसा होता है। तो जब शुरू में हम इसमें सिलिका जेल को भरते हैं तो शुरू में ये होती है नीले रंग की, पर जब ये खराब हो जाती है, खराब होने पर ये हो जाती है गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग। अब इसमें अब खराब कब, जब ये नमी सोख लेगा, यानी कि जब बाहर से जब सांस लेता है तो इसमें मिट्टी धूल वगैरह सारी गंदगी जो है जाती है, तो इससे सिलिका जेल जो होता है उस गंदगी को रोक लेता है ताकि अंदर जो हवा के कण होते हैं वो अंदर ना जा पाए। इसलिए यहाँ पे सिलिका जेल को भर के रखा जाता है। अब इसमें अगर एक क्वेश्चन आता है कि अगर सिलिका जेल है, अगर हम इसको दोबारा यूज में कब लेंगे, इसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं कि नहीं?
तो इसमें आता है हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? इसको 150 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, या इसको धूप में सुखा दें। ठीक, अगर इसको 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, या इसको धूप में सुखाकर भी इसका यूज कर सकते हैं। ये हुई हमारी ब्रीदर की बात। ठीक, अब आता है हमारा कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या हमने बताया था कि ये ड्रम की आकृति का होता है। इसमें जो तेल होता है हम आधा ही भरते हैं, और ये होता है बुकवाल्ज रिले। अब बुकवाल्ज रिले का क्या काम होता है? बुकवाल्ज रिले हमेशा जो होती, ये हमारी एक होती है सुरक्षा युक्ति, यानी कि अगर इस पर कोई घटना होने वाली है, या इस पर अगर ओवरलोड हो गया, किसी कारण अगर फॉल्ट हो गया, तो ये बुकवाल्ज रिले जो होगा हमारा एक सुरक्षा युक्ति की तरह काम करेगा, और ये ट्रांसफार्मर को बंद कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक, अब ये काम कैसे करता है? इसमें 2 मरकरी स्विच लगे होते हैं। ठीक, एक मरकरी स्विच यहाँ, एक यहाँ। ठीक, अब मरकरी स्विच पर इसको हम फिगर ऐसे बनता है, फिगर देखते हैं इसका कैसे बनता है मरकरी स्विच का। ऐसे होगा फिगर, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, एक होता है ऐसे। ये हमारा होता है मरकरी स्विच। यहाँ पे 2 ये लगे होते हैं, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक होता है, एक होती है टेस्ट चोक, यहाँ पे एक होती है टेस्ट चोक, और एक होती है अलार्म चोक। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे एक होती है मरकरी स्विच, और एक क्या होती है, यहाँ पे लगी होती है 2 ट्रिप स्विच। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे ड्रेन प्लग। ठीक, अब ये जो होता है एक कंजर्वेटर से लगा होता है, कंजर्वेटर, और ये जो लगा होता है ये ट्रांसफार्मर के टैंक से लगा होता है। ठीक, कुछ इस तरीका का फिगर बनता है। ठीक, अब ये यहाँ से लगेगा, अगर यहाँ से आएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा। ये एक सुरक्षा युक्ति है, ये इसी प्रकार से काम करती है। ठीक, अब आते हैं कि मेन टैंक क्या होता है। हमने क्या बताया, मेन टैंक जो होता है इसमें आयल भरा होता है। ठीक, सबसे पहले आयल भरा होता है, इसमें जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग में हमने क्या बताया था, अगर फेरों की संख्या कम है प्राइमरी में, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है, तो हमने क्या बोला था, स्टेप डाउन बनेगा। ठीक, और अगर इस तरफ अगर फेरों की संख्या कम है और इस तरफ ज़्यादा है, तो ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप में बनेगा। ठीक, अब ये जो है, अब तेल जो हमेशा जो होता है इसमें वाइंडिंग से 10 mm ऊपर तक भरा जाता है। ठीक, 10 mm तेल जो होगा, वाइंडिंग जो डूबी होगी उससे 10 mm हम हमेशा ऊपर ही रखते हैं। ठीक, ये हो गया पूरा, ब्रेदर हो गया, मेन टैंक हो गया,
और एक होता है यहाँ पे एक्सप्लोसेंट वाल्व। कभी देखा है? ऐसे बना होता है कुछ इस तरीके का, ऐसे। ये क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, ट्रांसफार्मर हीट करने लगता है, तो एकदम से यहाँ से प्रेशर द्वारा उस गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। पहले के ट्रांसफार्मर में जो था इसमें ये एक्सप्लोसेंट वाल्व नहीं था, लेकिन जो अब के समय में जो आ रहे हैं उसमें ये एक्सप्लोसेंट वाल्व लगा हुआ है। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर समझ में आया। अब देखो, ये तो हो गया पार्ट। ठीक, अब देखो इसमें क्या है। अब देखो, अब इसमें हमने क्या बोला था, जो ब्रेदर होता है उसमें जो सिल्का जेल भरा होता है, तो वो किस काम में आता है, नमी को रोकने के काम आता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, नमी को रोकते कैसे हैं, नमी को रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं, नमी को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। नमी को रोकने के तरीके, नमी को हम कितनी प्रकार से रोक सकते हैं। या तो हम इसमें सिलिका जेल डाल दें, सिलिका जेल के द्वारा। ठीक, और या हम इसमें डायफ्राम द्वारा। और डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक रबर प्रकार की होती है। ठीक, या हम डायफ्राम द्वारा, या गैस कुशन द्वारा। गैस कुशन द्वारा कर सकते हैं, या थर्मो साइकन फिल्टर द्वारा। ठीक, अब ये तो हो गए रोकने के तरीके। अब इसमें आता है कि नमी जो आने के क्या कारण होते हैं, नमी आती कैसे है, नमी आने के क्या कारण है, मतलब किस कारण नमी आ जाती है। ठीक, तो नमी आने के क्या है, गैसवेट में लीकेज होना, या तेल की सतह से वायु का संपर्क होना, तेल की सतह से वायु का संपर्क होना। ठीक, या उच्च तापमान पर, हमारा उच्च तापमान पर क्या होगा, उच्च तापमान पर जो हमारा इंसुलेशन होगा, इंसुलेशन का खराब होना, यही हमारे कारण होते हैं एक तरीके से कि नमी उसमें ब्रीदर में कैसे आ गई। यही सारे ये सारे जो होते हैं मेन जो पॉइंट हैं, यही एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक, तो इनको आप नोट कर लो। ठीक,
नोट हो गया। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर में हानियां कौन सी होती हैं। लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर में हानियां कौन सी होती हैं, तो ट्रांसफार्मर में हानियां कौन सी होती हैं। एक होती है विद्युत हानि, एक होती है विद्युत हानि और दूसरी होती है यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि, दो हानियां होती हैं, एक होती है विद्युत हानि और एक होती है यांत्रिक हानि। तो हमारी जो ट्रांसफार्मर में जो हानि होती है वो हमेशा विद्युत हानि ही होती है, और यांत्रिक हानि जो होती है वो मशीनों में होती है, जैसे मोटर में, जनरेटर में, यानी कि जिसमें मूवेबल पार्ट होता है, यानी कि जो घूमने वाले होते हैं, उसमें हमारी यांत्रिक हानि होती है। इसमें कोई यांत्रिक का कोई काम ही नहीं है। तो इसमें सिर्फ दो हानि होंगी, पहली है विद्युत हानि, अब इसमें होंगे दो। पहली है लौह हानि, अब लौह हानि में एक होती है लौह हानि और दूसरी होती है ताम्र हानि। ठीक, एक होती है लौह हानि और दूसरी होती है ताम्र हानि। इसको बोलते हैं इंग्लिश में आयरन लॉस और इसको बोलते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस। ठीक, अब हम इसमें पढ़ेंगे लौह हानि के बारे में, इसको नोट कर लो। हो गया। ठीक, अब इसी में देखो पहले, अब लौह हानि होती क्या है। अब लौह हानि जो होती है हमारी, जो क्रोड के कारण होती है, जो लोहे के क्रोड के कारण जो हानि होती है, लोहे की क्रोड के कारण जो हानि होती है वो हमारी लौह हानि होती है। और कॉपर हानि क्या होती है, ये हानि, यह हानि जो होती है लोड पर निर्भर करती है, यानी कि जितना हमारा लोड होगा उसी के अनुसार ये हानि होगी। यह हानि जो है लोड पर निर्भर करती है। ठीक, इसको नोट करो, फिर ऊपर लिखते हैं। ठीक, हो गया। चलो, ठीक, अब इस हानि को अगर हमें कम करना है तो क्या करना चाहिए। तो अगर हमें इस हानि को कम करना है तो जो हमें होती है सिलिकॉन की मात्रा क्रोड में मिला देंगे। तो इसमें क्या करना है, इस हानि को कम करने के लिए, इस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा
मात्रा क्रोड में मिला देंगे, क्रोड में मिला देंगे या मिलाई जाती है। ठीक, इस हानि को कम करने के लिए अब ये सिलिकॉन की अगर बात करेंगे मात्रा कितनी होती है, अगर सिलिकॉन की मात्रा अगर है तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 3.8 से 4.5% तक ये सिलिकॉन की मात्रा होती है। और अगर ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो हम इसको और बढ़ा देंगे, जितना हम ज़्यादा बढ़ा देंगे उतनी ही लॉसेस हमारी कम होती चली जाएगी। अगर मान लिया लॉसेस हमारे ज़्यादा हो रहे हैं तो इसकी मात्रा जो है सिलिकॉन की मात्रा और बढ़ा देंगे। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, अब इस हानि को कम करना है तो जो हमारी सहतिल्य हानि होती है उसको भी कम करेंगे। अब सहतिल्य हानि क्या होती है, जो होती है एक होती है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक, वो हमारी, अब हिस्टैरिसीस लॉस क्या होती है, देख लो, हिस्टैरिसीस लॉस इसी में होती है। लौह हानि में एक होती है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरी होती है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस। अब हिस्टैरिसीस लॉस क्या होती है, हिस्टैरिसीस लॉस यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस जो एक बार चिपक जाए दोबारा छूट जाए, पहले एक बार चिपके और दूसरा छूट जाए, यानी कि ये बार बार चुंबक का जो होता है, एक बार चुंबकन और एक बार चुंबकित होना, दूसरी बार विचुंबकित होना, इसमें ये गुण होता है। ठीक, और एडी करंट क्या होती है, एडी करंट जो होती है हमारी ऐसे चलेगी भंवरे के आकार में, जो हमारी आकृति होती है भंवरे के आकार में, जो हमारी लॉस होती है वो हमारी होती है एडी करंट लॉस। जैसे कभी नहर में पानी वगैरह देखा है, जब पुल के पास से गिरता है तो वहाँ ऐसे ऐसे भंवरा चलने लगता है, उसी प्रकार जो हमारी करंट होती है, जो हमारा लॉस होता है, जब ये घूम घूम के चलती है तो हमारी ये होगी है एडी करंट लॉस। ठीक, और एक बार चिपकना एक बार छूट जाना, यानी कि चुंबकित और विचुंबकित का गुण जिसमें होता है वो हमारी होती है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक, अब ये समझ में आ गया। अगला देखो इसी पॉइंट, अब इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम मंदायन हानि होता है। ठीक, अब ये हानि होती क्यों है, इसमें जो विपरीत चुंबकीय प्रभाव होता है, ठीक, जो विपरीत चुंबकीय प्रभाव के कारण जो गुण होते हैं उन्हीं के कारण ये हानि होती है। ठीक, अब इसमें इसका फार्मूला क्या होता है, WH इक्वल N dm की पावर 1.6 FV। ठीक, और इसमें इसका फार्मूला क्या होता है, WE इक्वल B स्क्वायर M F स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक, अब इसमें बोला जाइए हमारा ईटा क्या है, तो ये जो हमारा है ये है हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस हानि, ये है हिस्टैरिसीस हानि, वो भी ये किसमें होती है, वाट में। हिस्टैरिसीस हानि क्या है, वाट में। ठीक, और बीएम हम बी, और इसमें एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और वी क्या है, क्रोड का
आयतन, क्रोड का आयतन। ठीक, और इसमें भी सेम होगी। ये क्या होगा, सिर्फ ये मोटाई होगी, क्रोड की मोटाई। क्रोड की मोटाई किस में होगी, वो भी mm में। ठीक, नोट कर लो इसको भी। हो गया। अब इसमें होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर के जो वर्गीकरण होगा, वर्गीकरण संयोजन। ये नोट हो गया, ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण संयोजन। हमने क्या बताया, अगर वाइंडिंग स्टार स्टार है, यानी कि एक में स्टार है दूसरे में भी स्टार है, तो किस में यूज होगा, उच्च विभव में और उच्च शक्ति में। और अगर डेल्टा डेल्टा है तो निम्न विभव में और उच्च शक्ति में। अगर स्टार डेल्टा है तो ये स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर में यूज होगा, और अगर ये डेल्टा और स्टार है तो स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर में यूज होगा। ठीक, अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा, अगला हमारा पॉइंट है, अगला हमारा है कि ट्रांसफार्मर को हम ठंडा किस तरीके से कर सकते हैं। मान लिया अगर हम ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, अब वो हीट हो जाता है, तो उसको ठंडा करने की हमारी विधियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एक हमारी विधि होती है जो होती है प्राकृतिक। ठीक, प्राकृतिक शीतलन। प्राकृतिक शीतलन। और दूसरा क्या बताया था, एक होता है प्राकृतिक शीतलन, दूसरा होता है, दूसरा पहला प्राकृतिक और दूसरा होता है हमारा, एक होता है तेल द्वारा। तेल द्वारा, तेल द्वारा शीतलन, यानी ट्रांसफार्मर को हम तेल द्वारा ठंडा कर सकते हैं। और एक हमारा क्या होता है, एयर ब्लास्ट द्वारा। एयर ब्लास्ट द्वारा कर सकते हैं, या इसको बोलते हैं आयल ब्लास्ट। ठीक, और एक हमारा कौन सा हो सकता है, एक होता है वायुदाब द्वारा। ठीक, वायुदाब द्वारा। और एक हमारा कौन सा, तेल द्वारा, वायु द्वारा और एयर द्वारा। एक हमारा होगा जल द्वारा। ठीक, ये सारे हमारे प्रकार हैं कि कितनी तरीके से हम तेल को ठंडा कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर को ठंडा कर सकते हैं। ठीक, तो पहले है प्राकृतिक शीतलन। अब प्राकृतिक शीतलन हमारा क्या होता है, जैसे मान लिया ये हमारा ट्रांसफार्मर बना हुआ है। ठीक, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक, इसमें डक्ट बने होते हैं, ये है डक्ट, ये छिद्र होते हैं इसके नीचे। अब ये इसलिए बनाया जाता है, अगर इस पर पानी अगर मान लिया गिरे तो ये पानी हमारा बाहर ही आ जाए, उसमें ना जा पाए।
ठीक, ये इस तरीके से इसमें इसकी आकृति बनाई जाती है और इसमें ये छिद्र होते हैं ताकि जो हवा जो है प्रकृति द्वारा जो हवा होगी इसके अंदर जाएगी और इसको ठंडी कर देगी। अब तेल द्वारा शीतलन कौन से होते हैं? जो हमारे गांव में अधिकतर जो होते हैं बड़े बड़े जो 11,000 लाइनों में आदमी जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हमारा जो होता है वो तेल द्वारा ही शीतलन होता है। यानी कि इसमें हमारी वाइंडिंग डूबी होती है और इसमें तेल भर दिया जाता है। और देखा होगा यहाँ पे पत्तियाँ बनी होती हैं इस तरीके से, पत्तियाँ, यानी कि इसमें जब ये हमारा ट्रांसफार्मर जब हीट करता है तो ये हीट करेगा तो तेल जो है ऊपर भागेगा। ठीक, तेल ऊपर भागेगा तो ये जो तेल है ये इधर से जाके यहाँ से जब घूम के बाहर से आएगा तो ये यहाँ से आने के बाद ये तेल ठंडा हो जाता है। ठीक, ठंडा होके फिर ये अंदर पत्तियों के द्वारा फिर अंदर हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर नीचे से हीट होगा जब ये गर्म हो। यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। जैसे चाय देखा है, चाय, उसमें जब चाय होती है या पानी खौलता है तो उसमें पानी ऐसे भागता है, ऐसे ऐसे, यानी कि नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक उसी तरीके से इसमें भी होता है। पत्तियों में जो जब तेल ऊपर बॉयल होता है तो ये तेल इधर आता है पत्तियों से, इधर से, और ये फिर नीचे आ जाता है, फिर इधर से जब हीट होता है फिर ये इधर आ जाता है। ठीक, अब ऑयल ब्लास्ट क्या होता है? इसमें वायु दाब, इसमें वायु के प्रेशर, वायु दाब द्वारा इसको ठंडा किया जाता है। ठीक, वायु दाब द्वारा। ठीक, वायु दाब, एयर दाब, वायु दाब की सहायता से होगा, वायु दाब की सहायता से। ठीक, वायुदाब की सहायता से तेल को इसमें ठंडा कर लेंगे। अब ये वायुदाब द्वारा क्या है, अब इसमें जो होगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा, ये मान लिया हमारा ट्रांसफार्मर है तो इसमें एक फैन लगाते हैं। ठीक, ये फैन लगाते हैं, इसके द्वारा इसमें हवा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है फिर इसी के द्वारा ये ठंडा होता है। अब जल द्वारा कैसे हम ठंडा करते हैं? ये ट्रांसफार्मर होता है, मान लिया इसमें ऐसे नली टाइप में पड़ी होती है। ठीक, जैसे गांव में देखा है जो हमारे पहले आटा चक्की में जो मतलब इंजन वगैरह यूज होते थे उसमें एक हौदा टाइप का बना होता था, ये इससे पानी जाता था जनरेटर के अंदर। ठीक, फिर वो जनरेटर जो होता था इंजन के थ्रू से बाहर पानी जाके यहाँ पे फिर नीचे आ जाता था और ऊपर से फिर ये होके यही प्रक्रिया, यानी कि यहाँ से जो होके अंदर से जब प्रवेश करता था तो वो गर्म होके निकलता था। ठीक, तो यही प्रक्रिया है। जब यहाँ पे पानी हम गिराएंगे यहाँ से तो हमारा पानी यहाँ आएगा। ठीक, तो इन नलियों के द्वारा जब पानी होके यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ पे जो पानी जब गिरेगा तो हमारा पानी कौन सा होगा? यहाँ पे पानी जब नलियों से अंदर से घूम के आएगा तो यहाँ से गर्म पानी गिरेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ठीक, ये हमारे हो गए इस तरीके से ट्रांसफार्मर की मतलब जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको इतने तरीके से हम ठंडा कर सकते हैं। ऐसे अगर ना समझ में आया हो तो पॉइंट लिखा दें। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही समझ में आएगा। प्रकृति द्वारा तेल द्वारा इसमें तेल भर के ठंडा करते हैं। एयर ब्लास्ट द्वारा वायु की दाब की सहायता से करते हैं। अब वायु दाब है तो इसमें नीचे ब्लोअर फैन लगाते हैं, फैन के द्वारा हम ठंडा करते हैं। अगर जल द्वारा है तो इसमें नलियों में पानी गुजार के इसको ठंडा कर लेते हैं। ठीक, अब नोट करो इसको। अब अगर इसमें पूछा जाए कि जल द्वारा जो होते हैं ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं हमेशा ज़्यादा मतलब जो ये होते हैं ज़्यादा क्षमता के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, और ये तो उसमें अधिकतर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पावर प्लांट होते हैं उसमें इनका यूज होता है।
ठीक, नोट कर लो इसको जल्दी से। ये तो कल पहली क्लास में बताया था, ये 20 से 25 केवी में ही यूज किए जाते हैं। अब अगला देखो, इसमें हमारा था ट्रांसफार्मर हो गए थे, एक हो गया था पहले, एक कराए थे हमने। इसमें लिखो जो अन्य प्रकार के जो होते हैं उसमें कुछ मतलब अदर टाइप के होते हैं जो अधिकतर बड़े लेवल में पूछे जाते हैं, लिख लो आप भी। तो उसमें जो अंदर की संयोजन होता है, जैसे एक होता है स्टार और इंटर स्टार, इंटर स्टार, एक होता है स्टार और इंटर स्टार, और एक होता है डेल्टा स्टार इंटर स्टार, और एक होता है डेल्टा इंटर स्टार, इंटर स्टार। ठीक, ये जो दोनों होंगे ये दोनों एकदम सेम तरीके से होते हैं, इनको एवं लिख लो। ये दोनों जो होते हैं एक ही तरीके के होते हैं। ठीक, अब इसके बारे में देखो। अब इसमें जो होगा ये स्टार जो है ये प्राइमरी में होगा, और इंटर स्टार जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा। ठीक, ऐसे ही इसमें डेल्टा जो होगा वो प्राइमरी में होगा, और इंटर स्टार जो होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा। ठीक, अब हो गया ना। एक होता है हमारा वीवी संयोजन, वीवी संयोजन, यानी कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर बना होता है इस तरीके का बना होता है। ठीक, इस तरीके से इसमें वाइंडिंग होती है, बस दो ही प्रकार की। ठीक, ये हमारा होता है वीवी संयोजन। ठीक, इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है निम्न विभव हुआ निम्न शक्ति में, निम्न शक्ति में। और एक होता है हमारा वीवी संयोजन, एक होता है टर्सरी संयोजन, टर्सरी संयोजन, एक होता है हमारा टर्सरी संयोजन। और टर्सरी संयोजन में क्या होता है, एक हमारा देखो स्टार होता है, ऐसे स्टार वाइंडिंग में बनी होती है ऐसे। ठीक, और एक ये होता है ऐसे, तो ये इस तरीके का ये बना होता है। ठीक, अब इसमें बीच में एक डेल्टा भी लगा दिया जाता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, जो स्टार स्टार संयोजन जो होता है इसमें जो होता है न्यूट्रल बिंदु, इसमें न्यूट्रल बिंदु स्थिर नहीं रह सकता है, यानी कि इसमें एक न्यूट्रल बिंदु होता है तो ये स्थिर नहीं रह सकता, तो ये जो है ये अपनी जगह से हमेशा खिसक जाता है। अब ये अपनी जगह से खिसक जाता है तो हम एक और यहाँ पे डेल्टा संयोजन कर देते हैं जिससे ये कहीं खिसक के न जाए। ठीक है, ये होता है हमारा टर्सरी संयोजन। ठीक, ये वाला इसमें इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, जो हमारी रेतीली जगह होती हैं या पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में या रेतीली जगह जो होती है वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। ठीक, क्योंकि इनमें जो होता है अर्थिंग करना जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, नोट करो, हो गया ना।
एक होता है हमारा टीटी संयोजन, टीटी संयोजन। अब टीटी संयोजन हमारा क्या होता है? टीटी संयोजन होता है जो 3 फेज को 2 फेज में बदल दे। 3 फेज को 2 फेज में जो बदल दे वो हमारा टीटी संयोजन। इसका दूसरा नाम क्या है? स्काट संयोजन भी है, स्काट संयोजन। अब अच्छा, इसको 2 फेज में बदला क्यों जाता है? इसको 2 फेज में हम इसलिए बदलते हैं ताकि हम विद्युत भट्टियों को चला सकें। विद्युत भट्टियों को ऊष्मीय कार्यों में। तो विद्युत भट्टियाँ जो होती हैं हमेशा 2 फेज में चलती हैं, इसलिए 3 फेज को जो है हम 2 फेज में बदल देते हैं। तो इसमें जो मुख्य पहला इसमें एक होता है मुख्य ट्रांसफार्मर, एक होता है मुख्य ट्रांसफार्मर और दूसरा कौन सा होता है? टीजर ट्रांसफार्मर, टीजर ट्रांसफार्मर। ठीक, 2 ट्रांसफार्मर इसमें होते हैं। नोट कर लो। तो ये सारे हमारे हो गए ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के सारे हो गए संयोजन। ठीक, नोट करो। अब इसके बाद हमारा एक आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसमें ठीक, इसमें हमारी एक वाइंडिंग होती है, यहाँ पे एक वाइंडिंग होती है, और इसमें कनेक्ट क्या होता है? यहाँ से हम मान लिया एसी दे दिए, ठीक, और यहाँ पे हमने इसमें लोड डाल दिया। ठीक, तो हम जितना हम इसको ऊपर बढ़ाते जाएंगे ये समझ लो बढ़ता चला जाएगा। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? हमारा स्टेबलाइजर होता है। स्टेबलाइजर जो होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, यानी कि इसमें जो हमारी होगी एक ही वाइंडिंग होगी। ठीक, एक वाइंडिंग होगी। इसमें एक वाइंडिंग होती है, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? स्टेबलाइजर में। ठीक, एक तो होता है स्टेबलाइजर में और होता है बूस्टर में। ठीक, बूस्टर वो भी जो होगा इसी प्रकार का। इंडक्शन में उसका यूज करते हैं। ठीक, इंडक्शन में इसका यूज करते हैं, और इसमें ऑटोमोबाइल में। ठीक, ऑटोमोबाइल में। और एक हमारा होता है पंखे में, कभी देखा है? पंखे में इस तरीके का गोल गोल होता है, उसको घुमाते हैं, उसकी स्पीड ऐसे बढ़ती है ना, मतलब जितना ये घुमाते जाएंगे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। ठीक, ये हो गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक, बाकी जो है ट्रांसफार्मर का भाग आप बाकी जो हम हेलो बाकी जो हमारा है ट्रांसफार्मर का भाग वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद तब तक के लिए।